अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका यूथ फोरम के प्रोग्राम में। मैं आपकी मेज़बान महना शफ़ी बनी रहूँगी आपके साथ आज की इस नशिस्त में। नाज़रीन, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंदा का यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंदा वक्त के अजीम मुफक्किरीन और मजहबी रहनुमाओं में से एक थे। उनका कहना था बनी नवा इंसान की खिदमत बेलौस होनी चाहिए, क्योंकि खिदमत इंसान खुदा की खिदमत के बराबर है। ऐसा ही है उनका फ़लसफ़ा। इसी फ़लसफ़े को याद करते हुए 12 जनवरी को हम युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो रहेगा रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। इस मौजू पे बातचीत करने के लिए हमने यूथ फोरम के स्टूडियो में दावत दी है चंद दोस्तों को और एक्सपर्ट को। तारुफ करते हैं इनसे। आप हैं डॉक्टर मंजूर मीर, HOD डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने के लिए इस प्रोग्राम में। चंद शुरा भी है हमारे साथ। आप हैं तजम्मुल, साथ देंगे हमारा एडवोकेट आयमन और बने रहेंगे हमारे साथ डॉक्टर आशिक। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। सर, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि आज हम स्वामी विवेकानंदा की फ़िलॉसफ़ी, उनके फ़लसफ़े के बारे में बातचीत करेंगे और जो हमारा रोल है यूथ का नेशन बिल्डिंग में, इसी हवाले से बात करेंगे। अगर हम 21वीं सदी की बात करें और आज के नौजवान की बात करें, जो हमारा नौजवान है ये बामकसद ज़िंदगी गुजारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आज की जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही प्रेशर और स्ट्रेन की सिचुएशन है हमारे नौजवान की। इस नौजवान पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं। इस सिचुएशन में ये जो स्वामी विवेकानंदा का फ़लसफ़ा है ये हमारे नौजवान के लिए कैसे रिलीफ का बाइस बन सकता है? जी, जैसे हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंदा एक अपने आप में एक यूथ आइकॉन थे। जी जी। छोटी सी जिंदगी में जो 40 या 39 साल उनकी पूरी जिंदगी रही, उसमें उन्होंने ऐसे कारनामे किए कि वो हमारे लिए एक यूथ आइकॉन बन गए। और उनके ही याद में हम ये यूथ दिवस जो हमारा 12 जनवरी होता है, युवा दिवस, वो मनाते हैं। अगर हम बात करें उनका जो फ़लसफ़ा था ज़िंदगी का, वो मुख्तसरन ये था कि हारमनी ऑफ ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा रखें। उस भाईचारे की मिसाल मिलती है अगर हम उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालें। 1893 में वो पहली बार US शिकागो गए, तो वहाँ पे उन्होंने एक पार्लियामेंट्री स्पीच दी। उस स्पीच में उनका जो पहला सेंटेंस था, ही स्टार्टेड द स्पीच विद सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हम पूरी धरती पे लोग रहते हैं वो एक जैसे हैं। यानी हमें हर किसी इंसान को दुनिया में अपना भाई समझना चाहिए, बहन समझनी चाहिए। पूरी दुनिया को एक होने का, यानी कि पूरी धरती के इंसान जो है वो एक ही इंसान, मतलब एक ही प्लेनेट में रह रहे हैं। हमें आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। अगर आप अमेरिका भी जाते हो, फिर जब वो यूरोप गए या बाकी जगहों पे गए, उन्होंने दर्ज दिया, चाहे उन्होंने जो प्रमोशन ऑफ योगा या वेदांता या बाकी चीज़ों की प्रमोशन भी की। एक हिंदुस्तान जब उस समय अंग्रेज़ों की गुलामी में जी रहा था, तब वो एक हमारे यूथ के लिए, नौजवानों के लिए एक किरण बन के आए। तो उसमें उन्होंने जब पहला वो एक उनका मशहूर कॉल है, या जो फेमस भी हुआ था तब उस टाइम पे अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि अरोज, awake and then not stop till you are not achieving that goal। तो उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला कि सेल्फ बिलीव, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, जो एक इंसान को जज्बा होना चाहिए अपने कौम को कुछ देने के लिए, वो कभी नहीं थमना चाहिए, कि नॉट टू स्टॉप टिल यू अचीव द गोल। इवन इफ यू अचीव द गोल देन यूर this endeavor should be continuously to make improvements in that। तो वो उनका फ़लसफ़ा है। अगर हम उनकी एक और भी मिसाल ले लेते हैं कि जब उनको अमेरिका जाना था या यूरोप जाना था, तो वो गए अपनी शारदा माँ के पास। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। कि ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इससे पता चलता है कि इंसान की सोच का, कि जो यूथ आइकन बने ऐसे ही नहीं बने वो, तो उनकी सोच ऐसी थी, उनका जज्बा ऐसा था, उनकी टीचिंग्स ऐसी थी, तो जिनसे वो यूथ आइकन बने।
تو جب وہ اس مدر شاردا کے پاس گئے تو انہوں نے بولا کہ مجھے امریکہ جانا تو آپ مجھے آشیرواد دیجیے, مجھے شکاگو میں اسپیچ دینی ہے, پھر پورے یورپ کا مجھے ٹیور ہے. تو انہوں نے ان سے بولا کہ آپ جو سائڈ میں ایک ٹیبل پہ ایک چاقو پڑا ہوا تھا, تو انہوں نے بولا اس کو وہ چاقو مجھے ذرا پکڑا دو. شاردا ماں نے بولا. تو سوامی وویکانندا جب اس سمے انہوں نے چاقو اٹھا کے دے دیا شاردا ماں کو, تو انہوں نے کہا شاردا ماں آپ نے تو میرا کوئی پریکشا نہیں لی, آپ نے تو کوئی میرا امتحان نہیں لیا, تو میں تو سمجھ رہا تھا آپ مجھے کچھ کوشچنز پوچھیں گی تو جس سے آپ سنتوش ہو کے مجھے آشیرواد دیں گی کہ آپ تیار ہو ابھی. تو انہوں نے بولا کہ ان کو کہ آپ تیار ہو, جو مجھے پوچھنا تھا وہ میں نے پوچھ لیا. تو بولا کیسے؟ تو سوامی وویکانندا کے من میں ایک وہ چاہت جاگی کہ میں ان سے پوچھوں کہ میری پریکشا کیسے لی گئی. تو انہوں نے بولا کہ جو چاقو آپ نے اٹھا کے مجھے دیا, تو جو اس کا لوہے والا دھار تھا وہ آپ نے اپنی طرف رکھا, اور جو لکڑی والا حصہ تھا وہ آپ نے مجھے پکڑا دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خود یہ ساری مصیبتیں جھیلنے کی شمتا ہے, سیلف لیسنس ہے آپ میں, اور آپ دوسروں کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہو بھلے ہی کہ آپ کو خود کو تکلیف ہو جائے, لیکن دوسروں. تو یہ اس پریکشا میں تم پاس ہوگے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیلف لیس انسان تھے, وہ نیشنلزم میں بلیو کرتے تھے, وہ انٹیگریشن میں بلیو کرتے تھے. ان کا فلسفہ اتنا وسیع ہے کہ جتنا ہم اس پر گفتگو کریں اتنا کم ہے. جی, تجمل جیسے سر نے فوکس کیا کہ انہوں نے ایک کوٹ یہاں پر کیا, arise awake and stop not until your goal is achieved. ہاں, تو اگر لیکن آج کے سوسائٹی کی طرف ہم دیکھیں, جو ہمارا یوتھ ہے, حال ہی میں اگر ہم کوٹا کی طرف نظر ڈالیں تو 2 بچوں نے وہاں پر سیوسائڈ کیا. ہمارے بچوں کا سرٹن گولز ہوتے ہیں, لیکن پریشر, جیسے میں نے آغاز میں ہی کہا کہ پریشر سچویشنز بہت ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس ایسے بھی حالات ہیں, لیکن ہمارے پاس ایسے بھی حالات ہیں کہ حال ہی میں ایک اسٹیٹسٹیکل یو پی ایس سی سے ہمارے یہاں ایک نوجوان نے ٹاپ کیا, وہ 2nd کشمیری ہے. تو تصویر کے 2 پہلو ہیں. تو جو بچے ہیں, جو ہمارے قوم کا سرمایہ ہے, وہ کیسے ان پریشر سچویشنز میں کوپ اپ کرے اور گول کو اچیو کرے؟ ویئرز میں اس بات پہ کہنا چاہوں گا, ایک نے 2 نے سوسائڈ کرا, ویئرز ایک نے ٹاپ کرا. ڈراسٹک ڈفرینس. اٹس آل اباؤٹ انٹرسٹ. لائک جس نے ٹاپ کرا, ہی واز انٹرسٹڈ سنس بگننگ, پہلے سے انٹرسٹڈ تھا, کاز اس کے جو سراؤنڈنگس تھی, اس کی ٹیچنگس رہی ہوگی, اس کے پیرنٹ گائیڈنس جو رہے ہوں گے, اس کی آئیڈیالوجی جو رہی ہوگی, آئیڈلس رہے ہوں گے, ان سب نے اس کو فوکس اپ کرایا ان سچ اے وے کہ وہ مور برائٹر ہو, وہ اپنے لائک اچیو کر سکے جو وہ چاہتا ہے. ویئر ایز آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ جنہوں نے سوسائڈ کرا ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا, کیا اس کے بیچ میں ریزنس رہا ہوگا, بٹ وہ ویک ہوئے ریگارڈنگ دیئر اسٹڈیز جسٹ کاز ان کو سپورٹ نہیں ملا, پراپر گائیڈنس نہیں ملی. ایوری بڈی از ناٹ ایکول مینٹلی, ہر کوئی برابر نہیں ہوتا ہے. کسی کو سمجھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں, کسی کو 3 دن بھی لگاؤ تب بھی نہیں سمجھ پاتا ہے. دیر از اے ڈفرنٹ ویز پروسیجر. وہاں پہ پروسیجر کام کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, کیسے ہم اس کو گروم کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ بیسکلی اسٹارٹ فرام پیرنٹس, دین پیرنٹس ٹو ٹیچرس, جو ہمارے مین مینٹورس اور لائک جو وہ سکھاتے ہیں وہ ہماری پوری لائف اسی پہ ڈپینڈ ہوتی ہے. تو یہ مین فوکس آن پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس پہ رہنا, مطلب ٹیچرس پہ رہنا چاہیے. بات کرتے ہیں وویکانند جی کی, تو اس پہ ان کا ایک کوٹ تھا, وٹ ایور یو تھنک آف یور سیلف یو ول بیکم دیٹ. اف یو تھنک یور سیلف ویک یو ول بیکم ویکر, اف یو تھنک یور سیلف اسٹرانگ یو ول گیٹنگ مور اسٹرانگر. نارمل سے انہوں نے بات کری, جیسے آپ کی سوچ ہے آپ ویسے ہی بنتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو کمزوروں میں کاؤنٹ کرتے ہو, آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو, تو آپ کمزور ہی بنتے رہو گے. اگر آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو, اس کے لیے کام کر رہے ہو, تو آپ سب سے زیادہ طاقتور بن سکتے ہو پازیٹیولی. جی آگے فردر اس پہ اب اور بات کریں گے. سر جیسے انہوں نے بات کری, اٹ از آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. یہاں پہ بات آتی ہے سیلف موٹیویشن کی, کیونکہ جو ہمارا یوتھ ہے جو ریوتھلیسلی یہ پریپریشن کرتے ہیں ایگزامز کی, 60 منٹس میں 90 منٹس کا ان کا فیوچر ڈیسائیڈ ہوتا ہے, چاہے میڈیکل کی بات کریں, چاہے ہم نیٹ کی بات کریں, چاہے ہم یو پی ایس سی کی بات کریں, یا باقی ادر سیکٹرز کی آنٹرپرینرشپ کی بات کریں. فیلیئرز بہت ہیں, جیسے کہتے ہیں فیلیئرز ہیز مینی فادر, سکسیس ہیز نن. تو ایسے میں کیا منترا ہمارے یوتھ کے پاس رہے کہ وہ سیلف موٹیویٹ خود کو کرے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈٹرمننٹ رہنا ہے تب تک جب تک کہ گول اچیو نہ ہو. جو ہماری پرسنل ایکسپیرینسز ہیں اس حساب سے کہ
लोग सिर्फ नौकरियों के पीछे भागते हैं, इसमें गलत भी नहीं है कोई चीज, नौकरियां लेकिन हमें पता है लिमिटेड है। 10-15 लाख लोग आईएएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, निकलते कितने 1000। IIFS, ICS जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए कोई गलत चीज नहीं है तैयारी करना, बट दैट शुड नॉट बी द एंड ऑफ लाइफ। जब हम बोलते हैं कहीं से हमें नो मिलता है, हमने एग्जाम दिया, वहां से यू आर नॉट सिलेक्टेड, सो नो डजंट मीन कि इट इज एंड ऑफ द रोड, इट इज एंड ऑफ द लाइफ, इट मीन्स इट्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, समथिंग, बिकॉज वी ऑल आर बिलीवर्स, we believe in Almighty Allah, and in that self belief should be first that thing we have to understand ourselves. We don't have to be dictated by the parents or our mentors that कि आपको मेडिकल में ही जाना है, आपको इंजीनियरिंग में ही जाना है। अगर उस हिसाब से देखें हम तो बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने, यूथ आइकन्स भी, कि जो बनना चाहते थे पेरेंट्स की विश के हिसाब से, वो नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने दूसरे फील्ड्स में उससे ज्यादा तरक्की की। आप देखिए मामूली सा आज यूट्यूबर बनना, और वो लोग इतना फेमस है, नास डेले एक चलाता है, वो देखिए एक बंदा पैलेस्टीनियन टेरिटरी से आके इतना फेमस है वर्ल्ड में, 1 मिनट 2 मिनट वीडियो में कोई भी बेस्ट से बेस्ट टीचर भी उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मतलब आप देखिए ध्रुव राठी एक बंदा है, वो भी वीडियोस लाता है, अगर वो अपनी लाइन से चलता तो शायद ही वो उतना सक्सेसफुल रहता लाइफ में। हम ये है कि हम मोनोटोनस से होते जा रहे हैं, हमारा यूथ, कि मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करनी है, बाकी बस दैट्स इट। अगर उससे कोई आगे निकल जाए तो आईएएस है, अगर नहीं है तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है या टीचर है। दुनिया भर के फील्ड पड़े हुए हैं, बट यू हैड टू बी एट द टॉप। एक चीज है पहली कि सेल्फ बिलीव, आप कर सकते हैं, ये हर किसी इंसान में होना चाहिए, लेकिन सेल्फ बिलीव के लिए दूसरी क्वालिटी है कि इट नीड्स डिटर्मिनेशन, इट नीड्स डिवोशन, कि जो आपने गोल सेट किया लाइफ में, उस गोल को हासिल करने के लिए वो भी आपसे कुछ चाह रहा है। आप किसी सांचे में जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो सांचा भी आपको अपने आप को उस हिसाब से फिट करना पड़ेगा। कोई एग्जाम आपने पास करने की ठान ली है, इट्स नॉट द एंड, अगर आपसे नहीं हो सकता हो आपको दूसरा कोई ऑप्शन मिल सकता है, इट शुड ऑलवेज बी दिया। लेकिन जो आपसे चाह रहा है वो डिवोशन, मैं आईएएस करना चाह रहा हूं लेकिन मुझसे 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई हो नहीं रही है, मैं आईपीएस करना चाह रहा हूं या कोई किसी और लाइन में जाना चाह रहा हूं, उसके लिए जो वो चीज, जो वो एग्जाम मुझसे चाह रहा है, मुझे भी वो जरूरत है, लेकिन दैट शुड नॉट बी द एंड ऑफ दिस। अगर अपना सेल्फ बिलीव है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंसान खुद को पहचाने पहले, तो उसी को अल्लाह भी पहचानता है। गॉड इज गोइंग टू एटलीस्ट, जब आप खुद अपने आप को पहचाने, जब हम बोलते हैं कि अपनी मदद पहले आप खुद करो, तो सेल्फ हेल्प, जब आप अपने आप को खुद पहचानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरी क्वालिटीज क्या है। उस हिसाब से हम हमेशा बोलते हैं किसी भी यूथ को अगर कोई चीज सेट करनी है, हम बोलते हैं सीधा कि स्वॉट एनालिसिस करो, नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेसेस, नो योर अपॉर्चुनिटीज एंड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड थ्रेट्स एज वेल। तो थ्रेट्स भी है कि अगर मैं नाकाम हो जाऊं खुदा ना खास्ता, तो व्हाट नेक्स्ट, सो दोज थ्रेट्स हैड टू बी इवैल्यूएटेड, दोज वीकनेसेस, दोज अपॉर्चुनिटीज, थिंग्स हैड टू बी, सीखने की जरूरत, एनालाइज करने की जरूरत है। और अगर वो चीज जो वो चाह रहे हैं मिल रही है, ठीक, अगर नहीं, देयर शुड बी समथिंग एल्स फॉर आल्सो दे कैन एस्पायर फॉर। और बात करेंगे इस पे जी। आयमन, जैसे सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया कैसे हम सेल्फ मोटिवेटेड रहे, सेल्फ हेल्प करें और डिटर्मिनेंट रहे अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर हम स्वामी विवेकानंद का फलसफा देखें तो उन्होंने बहुत ही अखलाकी तालीम पे जोर दिया, मोरालिटी पे। जी। और अगर हम आज के एजुकेशन सिस्टम को देखें, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारा यूथ है, वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर जा रहा है और मटीरियलिज्म की तरफ ज्यादा जा रहा है, कंज्यूमरिज्म तरह की एक सोसाइटी हम क्रिएट कर रहे हैं। एक हम अपनी यूथ का बिल्कुल एक माइंड ही डिफरेंट हो गया है, डाइवर्ट हो गया है। एग्जैक्टली। तो अगर हम मॉरलिटी की बात करें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें, जिन पे स्वामी विवेकानंद का काफी फोकस था, आपको क्या लगता है जो हमारा आज का तालीमी निज़ाम है, अगर हम प्राइमरी से ये बात करें या आला तालीम के निज़ाम देखें, यूनिवर्सिटीज देखें, आपको लगता है कि इस तरह का नौजवान को हम तैयार कर रहे हैं जिसमें ये इखलाकी
کی تعلیم اور یہ شعور ہے آج کے وقت میں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا. اگر ہم شروعات کریں گے سوامی وویکانندا جی سے تو انہوں نے کہا ہے کہ وی آر واٹ وی تھنک آف آور سیلز. جی جی. سو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انہوں نے بولا کہ دیٹ وی شوڈ تھنک پازیٹیو and we should always think positive and make yourself what you actually want to be, because words are secondary but thoughts are travel so far, they are primary and they travel so far. So بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ان کا فلسفہ تھا, جو ان کی فلسفی تھی, وہ that was mainly based upon spiritual development and moral development. وہ character building پہ زیادہ focus کرتے تھے. He wants that education system should be such an education system that it should focus morally on moral, spiritual and character building. کیونکہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہمارے youth ہے, سب سے important چیز یہی ہے کہ that they do have that tendency, they are highly energetic and they do have that immense tendency to make anything happen. They have that good spirit. So سوامی وویکانندا جی کا یہ تھا کہ ان کا فلسفہ جو آپ نے کہا کہ وہ یہ تھا کہ جب ہم یوتھ کو ہی کیریکٹر بلڈنگ پہ زیادہ فوکس کریں گے, جب ہم ان کا زیادہ سے زیادہ ان کو مورلی اور اسپرچولی ان کو کنیکٹ کریں گے اور سب سے زیادہ ان کو یہ سکھائیں گے کہ ہاؤ وی شوڈ focus on our self character building so that they can become an asset to the society. کل کو ایک سوشل اور نیشنل بلڈنگ میں ان کا رول آ جائے گا, تو وہ زیادہ ضروری تھا. لیکن اگر ہم آج کے سسٹم کی بات کریں تو ہمارا پرائمری فوکس ہوتا ہے کہ بچے کو ہم گریڈس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے, دیٹ ہی ہیز ٹو بی گڈ ان مارکس, ہی ہیز ٹو بی گڈ ان ہز کیریکولم, ہی ہیز ٹو بی بیٹر ان ایوری سبجیکٹ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں دکھتا ہے وہاں پہ کہ بچہ جو ہے دیٹ ہی ڈو ہیو سم سارٹ آف کوالٹی, اس میں ہو سکتی ہے کچھ کوالٹیز ہو سکتی ہے, لیکن کوالٹی ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن سے زیادہ ہم کوانٹیٹی ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بچہ جو ہوتا ہے, نوجوان جو ہوتا ہے, یوتھ جو ہوتا ہے, وہ پریشرائز ہو گیا جاتا ہے, ایز اے ریزلٹ آف وچ وہ اپنا 100% کنٹریبیوشن نہیں دے پاتا ہے, اور ایسٹ بننا دور کی بات میں, وہ جیسے آپ نے ابھی بھی بات کی, وہ پریشرائز ہو جاتے ہیں, وہ لوگ زیادہ ہی اس میں رہتے ہیں, ڈٹرمنٹ سچویشن میں رہتے ہیں. ان دیٹ وے مورل اور اسپرچوئل لائف ان کی پوری ختم ہی ہو جاتی ہے, وہ سپریس ہو جاتی ہے, اور آگے ان کی فردر ڈیولپمنٹ کے لیے وہ طریقے سے بالکل 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 فردر اور بات کریں گے. عاشق جیسے انہوں نے بات کری نا اسپرچوئل, انہوں نے ایک اچھے سے سم اپ کیا کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ اسپرچوئل اور مورل ڈیولپمنٹ اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا ہمارا مٹیریل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. ایک تو اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ کس طرح ہم مورل ڈیولپمنٹ اور اسپرچوئل ڈیولپمنٹ تھرو ایجوکیشن کر سکتے ہیں, پوائنٹ 1. اور دوسرا کہ جو سوامی وویکانندا کا فلسفہ تھا, انہوں نے فوکس کیا تھا کہ ماس ایجوکیشن پہ, انہوں نے انکلوژن پہ بات کی تھی. جو ہمارے سماج میں جتنے بھی سیکشنز ہیں, چاہے وہ ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں, اسپیشلی ایبلڈ ہے, وومن ہے, یا کوئی بھی ہے, انکلوژن ہو کے ہر کسی کے پاس تعلیم پہنچنی چاہیے. تو آج کے وقت میں کہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزوں کو؟ جی سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں آج کا دن جو ہم کس لیے مناتے ہیں, یوتھ ڈے 12 جنوری, اس میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ یوتھ کی پرابلمز کیا ہے, ان کے لیے ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنا تاکہ ان کے جو یہ اسپیکٹرم آف پرابلمس ہیں ان کو ڈسکس کر سکتے اور آگے جا کے وہ اپنی زندگی میں کیسے جا سکتے ہیں, نکل کے جا سکتے ہیں. تو سوامی وویکانندن جو ہیں, اس کے جو مجھے 3 چیزیں لگ رہی ہیں جو اس نے کہی ہے کہ جو 21st سینچری میں ہمیں لگ رہا ہے فٹ ہو رہے, اس میں سب سے پہلا جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس نے کہا کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اسپیڈ ریڈنگ پہ. یہ ایک سکل ہے کیونکہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے جو پیڑھی ہے اس میں بھی یہ چاہیے. اسپیڈ ریڈنگ سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا جو برین ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جیسے اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں, ہم ایکسرسائز کریں تاکہ ہماری جو مسلز ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے. اسپیڈ ریڈنگ سے بھی ہمیں ہمارا جو برین ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. دوسری جو بات اس نے کہی, سوامی وویکانند جی نے جو دوسری بات کہی, وہ اس نے کہی کہ ہم کیسے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہمیں کیسے آ سکتا ہے. اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں, کیسے ہمیں آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ, ہمیں
उसमें भी 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। एक तो एक इंसान में ऑलराउंड डेवलपमेंट इस चीज़ से होती है, उसको जेलसी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी, उसका जो पावर है वो किस तरह से उसका इस्तेमाल उपयोग करे, यूज़ कैसे करे, इस्तेमाल। दूसरे जो दूसरे लोग होते हैं जो अच्छे कामों में लगे हुए होते हैं, तो उनकी हेल्प हम कैसे करें ताकि ये और ज़्यादा बढ़ जाए। गर्ज ये कि इन सारी चीज़ें जब एक इंसान में, एक इंडिविजुअल में, एक यूथ में डेवलपमेंट हो जाए तो उससे उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है, इसका ऑलराउंड डेवलपमेंट, गर्ज सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अटेंशन कैसे, पब्लिक अटेंशन, पब्लिक लव कैसे पा सकते हैं। जैसे सर ने अभी कहा कि जब वो शिकागो में गए, वहाँ की वो फेमस स्पीच दी उसने, जिसमें उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इससे पहले भी बहुत उन्हें स्पीच दी, सबसे लास्ट में इसका स्पीच था, लेकिन डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इससे ये जानना है कि उसने लव का पैगाम दिया, पीस का पैगाम दिया। 10 मिनट में तालियां बजी इसी बात पे, मीन्स कि हमें लव भी रखना चाहिए दूसरों के साथ। तो ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट। और उनका ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने सारी मजहबी किताबों और सारी मजहबों को पढ़ा था, और जो उनको ठीक लगा और अच्छी तालीमात थी उन्होंने वो अडेप्ट की और प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट किया। इससे हमें एक मैसेज मिलता है टॉलरेंस का, तब बहुत ही वो टॉलरेंस। हर कोई मजहब अगर देखेंगे आप, किसी भी मजहब की कोई भी रिलीजियस बुक, जितने भी मजाहिब हैं, तो हर कोई मजहब आपस में भाईचारे से रहना सिखाता है, आपस में पीसफुली लविंग ईच अदर, ह्यूमननेस, एक दूसरे की मदद करना, मुसीबत के टाइम पे मिलजुल के रहना। अगर आप आज की डेट में देखेंगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिंगापुर। जी, जो अभी 40 साल पहले अगर हम जाएंगे, 1965 में वहाँ भूख मराई थी, जब वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वहाँ पे सब कुछ अजीब हो रहा था। तो एक लीडर उनका आया, उसने कहा कि हम इसको रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड नहीं करेंगे, कम्युनल लाइंस पे डिवाइड नहीं करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। जो भी गवर्नमेंट अकोमोडेशंस अलॉट की गई, वहाँ पे सभी रिलीजन्स के लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, और कोई भी रिलीजन, स्टेट रिलीजन नहीं दिया गया। तो आज की डेट में 40 साल के बाद आप सिंगापुर देखिए, दैट हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट नेशंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हैप्पीनेस इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स उठा के, फिर पोल्यूशन कंट्रोल देखिए, सब कुछ। जो हम अभी बात कर रहे थे स्ट्रेस की, स्ट्रेस कुछ इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, इसमें जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बना है डायनामिक्स का, वो भी इन्वॉल्व है। तो जहां तक पेरेंटिंग की बात है कि एक बच्चे का नशोनुमा उसकी कैसे की जाए, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल है उसमें। जी। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की परवरिश करनी है, न कि उनको पालना है। जैसे हमें बात, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि उनकी जरूरियात का ख्याल रखना है, उनको एक दायरे से, जिस स्टेज पे उनको लाइफ में जो चीज चाहिए, उनसे अगर ज्यादा भी देंगे आप, तो आप उनको अपने एक निच से बाहर निकाल रहे हो। ठीक, तो उनको कभी कभार एक बाप को ना करने की सलाहियत भी होनी चाहिए कि नहीं, बच्चा नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो उस एज, टेंडर एज में नहीं जानता कि मैं क्या मांग रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तो एक बाप को ये भी अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, न कि पालना चाहिए। सर, जैसे कि अगर हम पिछले के टाइम का बात करें तो उतनी सारी फैसिलिटीज बच्चों को नहीं होती थी, लेकिन सक्सेस रेट्स बहुत थी। हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ। उसमें भी बहुत सारे वजूहात हैं, क्योंकि उस जमाने पे रिसोर्सेज वही थे, लिमिटेड रिसोर्स कंपटीशन नहीं था। आज की डेट में जिस कंट्री की भी जितनी पॉपुलेशन है, बारिंग सम एग्जांपल्स ऑफ चाइना इज यूजिंग इट टू इट्स एडवांटेज, या जापान या बाकी, लेकिन इसमें इश्यूज हैं। 3 problems world is facing. One is the population explosion, then there is pollution, and then there is poverty, but all are somehow indirectly or directly linked to the population explosion. Fine. तो जब हम ये बोलते हैं कि उनको परवरिश करनी है कि पालना नहीं है, तो हमें एक एग्जाम्पल मिलती है एनिमल से भी। आप देखिए कि शेर जो है अपने बच्चे की परवरिश करता है, वो उसको पालता नहीं है। अगर आप कुत्ते को देखेंगे दूसरे हिसाब से, तो वो उसकी पालता है, उसको परवरिश नहीं। और डिफरेंस देखिए दोनों का, कि शेर जंगल का राजा है, और कुत्ता हर किसी राहगीर जो उसकी राह में आता है उस पे भौंकता है। तो लेकिन शेर वैसा नहीं करना। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के, एज ए पेरेंट मैं बोल रहा हूँ, अपने बच्चों की
3 चीजों पे बहुत ध्यान देना है। एक तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एज ए पेरेंट उसको देखना है कि अपने बच्चों की, उनको भी वही चीज सिखानी है कि अगर मैं आज फादर हूं तो उनको भी कल उस चीज की जिम्मेदारी लेनी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बच्चे को अपने पैसों का तस्वुर आना चाहिए कि 10 रुपए कितना है, 1000 कितना है और मुझे कितनी जरूरत है, और वैल्यू उसका। जब उसको वैल्यू समझ आएगा, वो आपके साथ चल भी रहा है, वो आपको अननेसेसरली चीजों के लिए तंग नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज है रिलेशन मैनेजमेंट। आजकल जो हम अपना सारा कुछ टाइम दे देते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, बाकी चीजों पे, जो रिलेशंस है हमारे, मासी, मासा, फूफा, भाई, अंकल, अपनी फैमिली में ही अगर देखेंगे तो वो चीजें हमने, वो जो रिलेशन मैनेजमेंट है वो हमें नहीं आ रहा है। somehow we as a parents also have failed in that. We are not inculcating a habit of relation management in our children. ठीक। तो दूसरा चीज जैसे एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, एक ये हमने बोला रिलेशन मैनेजमेंट। तीसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। जी जी जी। अगर आप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे कि सोना कितना टाइम आपको है, आपको किताबों पे कितना टाइम देना है, आपको बाकी रिलेशंस मैनेजमेंट में कितना टाइम देना है, तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे टाइम स्पेंड करना, तो इससे कहीं न कहीं हमारा रोल बनता है कि हमें उस चीज को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और रिलेशन मैनेजमेंट, अगर आप इन 3 चीजों में आपने मास्टरी हासिल की अपनी फैमिली में, तो जो आपकी पैदाइश, जो आपके वो होंगे, वो खुद ब खुद आगे जाके कामयाब होंगे। जी, बहुत ही अच्छा पैगाम दिया आपने सर ने। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को बहुत ही अच्छी नसीहत की बातें आपसे मिली। सर आपको फिर से मदऊ करेंगे हमारे प्रोग्राम में, तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों का, तजम्मुल, आयमन और आशिक, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बढ़ाए। तो नाजरीन, आज के शुमारे में बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा।